जय हिंद। आज हम क्लास 10 का भूगोल सब्जेक्ट भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों को भी हल करते हुए चलेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। जैसे हम लोग इस चैप्टर को सुनते हैं संसाधन एवं विकास, तो हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि संसाधन क्या है। तो पहले समझिए कि संसाधन क्या होता है। वो जितना सारा वस्तु है जिसका उपयोग हम अपने कामों में करते हैं वही तो संसाधन है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी संसाधन का परिभाषा पूछ दिया जाता है तो फिर उसके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो इसीलिए संसाधन के परिभाषा को बेहतर रूप से जानना बहुत ही जरूरी है। तो लिखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। और एक बात, विशेष बात, एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप क्लास 8, 9, 10 में हैं तो आप अभी कॉपी निकाल के बैठिए, कॉपी और कलम लेके बैठिए और हमारे साथ जो भी हम कुछ बता रहे हैं, जो भी हम नोट्स बना रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हमारे चारों ओर के वे सारी वस्तुएं, हमारे चारों ओर के वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। चलिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, हमारे चारों ओर के वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे अब हम लोग किस किस वस्तु का उपयोग अपने कामों में करते हैं, तो बहुत सारे संसाधन का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग मार्केट का यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का, बुक का, पेन का, मोबाइल फोन का, लाइट का, चेयर का, अन्य जितने सारी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं जिसको अपने कामों में लाते हैं वही तो संसाधन है। तो जैसे लिख सकते हैं हम लोग कलम, किताब, दवा, आदि, इस प्रकार के सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। इसके बाद जैसे आप देखिए बुक में आप कुछ लिखा हुआ, बुक के कुछ पॉइंट को पढ़ देते हैं। बुक में दिया है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रयोग की उपलब्ध है। यानी हम जो वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं और इस वस्तु को बनाने के लिए जो प्रयोगी उपयोग होता है, जो सांस्कृतिक रूप से, मायन और आर्थिक रूप से संभव है, वह क्या है, एक संसाधन है। इसके बाद जब संसाधन को देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन के प्रकार आते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन के प्रकार। अब इसमें हम लोगों को संसाधन के प्रकार को पढ़ना है। तो चलिए संसाधन का जो प्रकार है इसमें पढ़ना है हम लोग संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार जो है वह संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला जो आधार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पन्न होने के आधार पर। तो जब कोई वस्तु उत्पन्न होगा तो वह किस प्रकार उत्पन्न होगा, चाहे वह सजीव उत्पन्न होगा यानी जान वाला उत्पन्न होगा, चाहे बिना जान का यानी निर्जीव उत्पन्न होगा। जैसे अगर कोई प्राणी, जैसे पेड़ पौधा हो गया, मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, जानवर हो गया, अगर ये सारी चीजें उत्पन्न लेती है तो क्या होगा, ये सब तो जान वाला होगा यानी सजीव होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैव संसाधन। कौन सा संसाधन? और एक होता है बिना जान का यानी अजैव,
जैव का उल्टा अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। दूसरा जो इसका है, दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। अब समाप्यता के आधार पर, समाप्यता मतलब जो समाप्त होने वाला है, तो अगर समाप्त होने की बात करें तो दो प्रकार के वस्तु होंगे। एक वैसा वस्तु जो समाप्त हो जाएगा और एक ऐसा वस्तु जो समाप्त ही नहीं होगा, मतलब खत्म ही नहीं होगा। पहला वस्तु जो खत्म हो जाएगा, दूसरा जो खत्म ही नहीं होगा। तो उसके आधार पर संसाधन को दो भाग में रखा गया है। पहला खत्म होने वाला, जो खत्म नहीं हो सकता है, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। और वहीं दूसरा है नवीकरणीय संसाधन का उल्टा, मतलब अनवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। अन्य देख लिए हम लोग कि उत्पन्न, कोई वस्तु उत्पन्न होगा तो वह दो प्रकार के उत्पन्न होगा, चाहे वह जान वाला उत्पन्न होगा या तो बिना जान का। अगर जान का उत्पन्न होगा तो उसको बोलेंगे जैव संसाधन, अगर बिना जान वाला होगा तो बोलेंगे अजैव संसाधन। ठीक इसी प्रकार समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जो खत्म हो सकता है मतलब अनवीकरणीय, एक जो खत्म ही नहीं हो सकता है नवीकरणीय। तो जिसको हम नया कर सकते हैं नवीकरणीय, जिसको नया नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला जो है, तीसरा जो है आपका स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, कब्जा। तो जैसे अगर अधिकार के अनुसार पर हो तो एक किसी खास व्यक्ति का होगा, एक पूरे समाज का होगा, एक पूरे देश का होगा और एक पूरे विश्व का होगा। यही चार प्रकार का। जैसे देखते हैं, एक हो गया व्यक्तिगत, जिसमें किसी खास व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें किसी एक खास व्यक्ति का हक होता है। जैसे मान लो एक मार्कर, इस मार्कर को हमने कर दिया तो सिर्फ मेरा है, मेरा हक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। दूसरा जो है, दूसरा आपका सामुदायिक, जो पूरे गांव का, पूरे गांव के लोगों का जिस पर कब्जा होता है। और तीसरा है राष्ट्रीय, जो पूरे देश का, पूरे देश का पूरे राष्ट्र का होता है। और तीसरा जो है अंतरराष्ट्रीय, जो देश विदेश के लोगों का भी जिस पर हक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अधिकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। कौन कौन सा? एक बार फिर से सुनिए, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग संसाधन के प्रकार को देख लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग संसाधन, अब जैसे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है इसका व्याख्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप तो फिर इसको नोट डाउन नहीं करते तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक इसको पहले क्लीन करते हैं और हम लोग एक एक समझते जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर फिर से सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक जो जान वाला है, दूसरा जिसमें जान नहीं होता है, मतलब एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। पहला क्या है? जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे जैव संसाधन की परिभाषा, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। यानी जो जैव मंडल है ये हम लोगों को कहां से मिलता है? तो वह जीव मंडल से मिलता है। और इनमें हमने पहले बता दिया कि इसमें क्या होता है? ज्ञान होता है। जैसे अब अगर जैव संसाधन का उदाहरण पूछे, जैव संसाधन का उदाहरण, जैव संसाधन का उदाहरण पूछे तो मनुष्य, पेड़ पौधे, आने जिसमें क्या होता है दोस्तों? जान होता है। जो सजीव है वही ना होगा क्या? जैव संसाधन वही होगा। अब दूसरा जो है हमारा अजैव संसाधन, जैव का उल्टा अजैव, जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें जान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान किससे बना है?
अजेब से बना हुआ है, धातुएं किससे बना हुआ है, निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन थे जैव और अजैव, ये हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है जैव और अजैव में तो आप में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको। फिर से सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला अजैव यानी वैसे संसाधन इसमें जान होते हैं, दूसरा अजैव वैसे संसाधन इसमें जान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर जो खत्म हो सकते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला वैसे संसाधन जिसको हम नया कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। और दूसरे भाग में रखा गया है वैसे संसाधन जिसको तुरंत नया नहीं कर सकते हैं और एक बार खत्म होने के बाद उसको बनने में लाखों करोड़ों हजारों वर्ष लगता है, उसको अनवीकरणीय। तो पहला नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे दोस्तों, तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो वैसे संसाधन जिसको हम, वैसे संसाधन जो खत्म नहीं होते हैं या वैसे संसाधन जिसको हम लोग तुरंत नया कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो जैसे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन जैसे किसको नया कर सकते हैं हम लोग, सौर तथा पवन ऊर्जा यानी धूप को, हवा को। कभी खत्म होने वाला है क्या, नहीं। जल कभी खत्म होने वाला है, वन कभी खत्म होने वाला है, नहीं है। वन जैसे अगर पेड़ को हम लोग काटे तो लगा दूसरा लगा सकते हैं, 1 से 2 महीने पूरा वह तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें जान नहीं होते हैं। चलिए आपके बुक से देखते हैं कि क्या परिभाषा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ इन संसाधनों का विकास एक लंबी भूवैज्ञानिक अवधि में होता है, यानी बनने में लंबा समय लगता है। वैसे संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद उसे बनने में लंबा समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तब यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण या पूछे बाबू तो क्या बताएगा, यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जिसको तुरंत हम लोग नया नहीं कर सकते हैं। तो क्या किसको नया नहीं कर सकते हैं, हवा को। हवा तो तुरंत ही कभी खत्म होने वाला नहीं है, या तो नवीकरणीय आएगा। तो अनवीकरणीय में क्या आएगा, जैसे कोयला अगर एक बार खत्म हो जाए तो क्या इसको तुरंत हम लोग बना सकते हैं क्या, नहीं। इसके बाद और क्या सकता है, जीवाश्म। चलिए पेट्रोलियम लिख सकते हैं, पेट्रोल एक बार खत्म होने के बाद तुरंत बना सकते हैं क्या, नहीं। तो इस प्रकार के और भी कई संसाधन हैं जो एक बार खत्म होने के बाद उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि समाप्ति के आधार पर संसाधन दो, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जिसको नया कर सकते हैं और जिसको नया नहीं कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का बचा हुआ है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है, स्वामित्व के आधार पर हमने बताया था कि संसाधन 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो वैसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, यानी जो व्यक्तिगत, हमने पहले बताया है कि जो व्यक्तिगत होता है उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसका मालिक एक व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई लोग कुआं खुदवाए तो एक व्यक्ति का अधिकार होगा, कोई अगर अपना मकान खरीदे तो एक व्यक्ति का अधिकार होगा। इसके बाद आपका है सामुदायिक। सामुदायिक में वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए प्रबंध होते हैं। जैसे गांव की अगर कोई जिसको बोलते हैं क्या, शमशान घाट हो, कोई चौराही भूमि हो, चारागाह हो, तालाब हो, यानी गांव में बहुत सारे लोगों का एक साथ में कई लोगों का जमीन होता है, तो वे सब आते हैं किसके अंतर्गत, सामुदायिक के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं जोराही। ठीक है, एक किसके अंतर्गत आएंगे, यह सामुदायिक के अंतर्गत, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और आपका अगला है राष्ट्रीय।
राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के लोगों का अधिकार होता है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि नहरें, सड़कें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे जल संसाधन, खनिज पदार्थ, वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र तो इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अगर साधारण शब्दों में समझिए, सरकार द्वारा जो भी कार्य होता है, सरकार के द्वारा जो भी कार्य होता है वह किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते है। अब अगला है अंतरराष्ट्रीय, जो पूरे विश्व के लोगों का अधिकार होता है। जैसे कुछ संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है। तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी, जो अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र पर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने 3 भेद देखा और हमारा जो संसाधन चौथा भेद बच गया है। सबसे पहले इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए और फिर स्पष्ट मारिए। ठीक है, अब हम लोग चौथे को देखते हैं कि जो चौथा जो हमारा जो भेद बच गया, जो भाग बच गया संसाधन का, कौन सा है। चलिए, चौथा जो है वह विकास के स्तर, विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास करने के, डेवलपमेंट करने के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। तो इसमें संसाधन को पहला जो रखा है वह संभावी संसाधन को रखा गया है और विकसित भंडार को रखा गया है और तीसरा जो है संचित कोष को रखा गया है। संचित कोष को रखा गया है। अब हम लोग समझते हैं कि संभावी क्या है, विकसित भंडार क्या है और संचित कोष क्या है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संभावी संसाधन के बारे में, किस संसाधन के बारे में? संभावी संसाधन के बारे में। तो सुनिए, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, किसी प्रदेश, किसी शहर, किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी किसी जगह उपस्थित है, किसी जगह कोई संसाधन पाया जाता है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, दोस्तों ध्यान रखिएगा, संभावी संसाधन से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वहां आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा। तो पूछेगा संभावी संसाधन के एक उदाहरण दे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा कि संभावी संसाधन क्या है। तो वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है, संभावी संसाधन कहलाते, यानी पाया गया है लेकिन उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जैसे गुजरात और राजस्थान जाते हैं तो वहां बहुत तेज जो जोरों से हवा चलती है, जिसको हम लोग पवन ऊर्जा बोलते हैं। धूप अत्यधिक होती है राजस्थान में, जिसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। वहां विद्यमान तो है, वहां उपस्थित तो है सौर ऊर्जा, पवन, लेकिन लोगों के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आएंगे? संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगला है विकसित भंडार। तो वही संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जिसका आंकड़ा ले लिया गया है और उनके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, यानी बता दिया गया है कि इसका उपयोग हम लोग कब से करेंगे, किस प्रकार करेंगे। तो वैसे संसाधन विकसित भंडार के अंतर्गत आते हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता के स्तर और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। अगला है भंडार। अब भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ
जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी वह वस्तु जो हमारे काम में आते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से दूर है। लेकिन वह हमारे पास पहुंच नहीं पाता है, प्रौद्योगिकी के कारण वह हमसे दूर है। ठीक है, भंडार में शामिल है, यानी वो भंडारित है, किसी जगह पर रखा गया है लेकिन वह हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे है उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन गया सकता है, परंतु हमारे पास इस उद्देश्य का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीक नहीं है। और अगला जो है संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ये भंडार का ही एक हिस्सा है। इसे उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको हम लोग अपने दिमाग से प्रयोग करके अपने कामों में ला सकते हैं। ठीक है, भविष्य में इनका उपयोग आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन आने वाले दिनों में इसी का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होने लगेगा। इस प्रकार बांधों में जल व संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने संसाधन के एक एक भागों को अच्छी तरह से देख लिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट या इसमें कोई आप लोगों को प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने नोट्स को बेहतर रूप से बनाइए। और एग्जाम में अगर इस प्रकार के लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो एग्जाम में 95 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का है और टॉपिक होने वाला है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, चलिए टॉपिक बनाइए आप लोग, संसाधनों का विकास, ये हमारा टॉपिक होगा संसाधनों का विकास। और इसके बारे में अच्छे तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संसाधनों का विकास का संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो संसाधन है वह हमारे कामों को आसान बनाता है, वह हमारे दैनिक कार्यों में सहायता करते हैं। ऐसी मान्यता थी कि संसाधन प्रकृति की देन है। पहले ऐसा मानता था कि जो संसाधन है वह सिर्फ हम लोगों को भगवान देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इस प्रकार का है क्या? नहीं, संसाधन जो है मनुष्य अपने ज्ञान कौशल बुद्धि का उपयोग करके खुद से संसाधन बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कर सकते हैं तो वह प्राकृतिक वस्तु ही होगा, उसमें हम लोग बदलाव करेंगे और एक नई वस्तु का उपयोग करेंगे और हमारे लिए वह क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अनुपयोग किया जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। जब हम लोग संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया तो इससे समस्याएं क्या हुई? संसाधनों का अधिक उपयोग करने से उत्पन्न समस्याएं। अब देखते हैं कि संसाधनों का हम लोग अंधाधुंध उपयोग किया, अत्यधिक उपयोग किया, तो इसके उपयोग करने से हम लोगों के पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुआ। तो जो पहला समस्या दिया गया है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश अत्यधिक संशोधन करने से संसाधनों का ह्रास हुआ है। आने कुछ लोग संसाधनों को लालच करते गया, उसका अधिक उपयोग करते गया, जिससे वह क्या हो गया होते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है।
तो पहली समस्या हुई। दूसरी समस्या क्या हुआ, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधन हीन में बट गया। आने क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि संसाधन किसी एक के हाथ में चला गया, जिससे हमारा समाज दो भागों में बट गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक संसाधन रहित यानी संसाधन संपन्न और दूसरे को संसाधन हीन बोल सकते हैं। अर्थात एक अमीर और गरीब में बट गया। हमारा समाज जिसके पास अधिक संसाधन चला गया वह अमीर हो गया, और जिसके पास संसाधन नहीं गया वह गरीब हो गया। तो इस प्रकार के और भी कई समस्याएं हुई है। और क्या हुआ है, तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। हाँ, हमको इस पॉइंट को पढ़ते पढ़ते एक चीज और आ गया है। हम लोग आजकल फैशन के लिए सेंट का, परफ्यूम का हम लोग अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं ना, तो इससे हमारा जो समाज को भी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो ओजोन परत है वह धीरे धीरे फटता जा रहा है, और इस आज जो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, वो हमारे फैशन के कारण, अधिक संसाधन का उपयोग करने के कारण आज हम लोगों को इतनी सारी गर्मी को झेलना पड़ रहा है। वर्षा बहुत कम मात्रा में हो रही है। तो ये सब किसका कारण है, तो संसाधन का अत्यधिक उपयोग का ही कारण है। ठीक है, ये अब हम लोगों के बीच में एक पॉइंट आता है, सतत पोषणीय विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा जाता है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग किया जाना। सतत पोषणीय समझिए परिभाषा क्या है, संसाधनों का भविष्य में उपयोग किया जाना, लेकिन इसका परिभाषा लिखना है संसाधन। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो इसका आंसर लिखना है संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जाना लेकिन भविष्य के लिए बचाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत एक आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है, वह टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इस पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जून 1992, कब, जून महीना था, 1992 था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रश्न पूछ सकता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरो में 1992 को हुआ था। कहता रियो डी जेनेरो में एकत्र हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था किस लिए, कि हम लोग अपने पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार समस्याओं से निपट सकते हैं। और इस अवसर पर एकत्रित नेता बहुत सारे नेताएं जमा हुए थे। भूमंडलीय जलवायु
परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब एजेंडा 21 के बारे में समझना है कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 इस घोषणा को 1992 में ब्राजील के रियो डी शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में अनेक राष्ट्रीय द्वारा स्वीकृत किया गया था। यानी रियो डी जेनेरो में ही एजेंडा 21 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास स्थापित करना, यानी भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास स्थापित करना। आने वाले संसाधन का उपयोग भी करेंगे, भविष्य में इसको बचाए भी रखेंगे। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य पारस्परिक आवश्यकताओं, समान हितों एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर सकता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है जो एक बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस टॉपिक का नाम है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। तो चलिए हमारे प्रिय बच्चों समझिए कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अतः भारत जैसे देश में चाह संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। हमारा जो देश है यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, यह अति महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक प्रकार के संसाधनों की प्रचुरता है। हमारे देश में ऐसे भी राज्य, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक ही संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों का अत्यधिक कमी भी है। कुछ क्षेत्र में कोई खास संसाधन पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, तो कुछ क्षेत्र में संसाधन ही नहीं पाए गए हैं। उदाहरणतः हमारा राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। बहुत बड़ी मात्रा में खनिज हैं और कोयले हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, परंतु आधारभूत विकास की कमी है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुलतायत है, परंतु जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीतोष्ण देश के अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है, परंतु यहाँ पानी आधारभूत अवसंरचना तक कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अतः अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित स्थान नियोजन की आवश्यकता है। यानी कह सकते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पाए गए हैं, तो वहां किसी न किसी खनिज की कमी है। तो किसी क्षेत्र में कि कोई किसी प्रकार का कोई खनिज ही नहीं पाया गया है। हमें इस एक बात आ गया, हमारा राज्य झारखंड में खनिज इतनी बड़ी मात्रा में पाई जाती है कि एक क्षेत्र पड़ता है झरिया धनबाद, वहां कोयले में पृथ्वी के अंदर आग लगी हुई है। कोयले में जो सरकार अथक प्रयास कर रही है, लेकिन उस आग को अभी तक बुझाया नहीं जा सका है और दिन प्रतिदिन वो आग बढ़ती जा रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे झारखंड में कोयला जो है इनकी मात्रा क्या हो सकती है। तो यही था हमारा संसाधन नियोजन। अब अगला है भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना। अब हम लोग भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार करेंगे, तो पहले हम लोग राज्य में जाएंगे। राज्य में जाने के बाद देखेंगे उस राज्य में कौन कौन सा खनिज पाया गया है, उस खनिज के नाम को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र बनाएंगे और संसाधनों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुमान लगाएंगे कि अगर कोयला यहाँ पाया गया है तो कोयला कितनी मात्रा में पाया सकता है, ठीक है। और उसका फिर मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। फिर उसका मापने का प्रयास करेंगे कि वहां
जो खनिज पाए गए हैं उस खनिज की मात्रा क्या हो सकती है। दूसरा तरीका है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करेंगे। तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार के कई और भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग का जो टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन, अब समझिए कि भू संसाधन क्या होता है। हम भूमि पर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भूमि पर, तथा इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब भूमि पर रहेंगे तो हम लोग अपने पेट चलाने के लिए फसल का उत्पादन का आकाश में करेंगे नहीं, पृथ्वी पर ही करना होगा और करते भी हैं। अतः भूमि एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, मानव जीवन, वन्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, संचार तथा परिवहन व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। यानी सजीव प्राणी से जुड़ी हुई जितनी भी दैनिक क्रियाकलाप हैं वह सब पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले हमारा देश भारत विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता था, लेकिन तत्काल 4-5 दिन से पहले जब हुई तो जनगणना के अनुसार हमारा देश भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश बन चुका है। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पृथ्वी सीमित है। क्या पृथ्वी बढ़ती जा रही है? नहीं, पृथ्वी सीमित है, लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध भूमि का उपयोग सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं द्वीप है। लगभग 43%, कितना 43% भू क्षेत्र है, मैदान है, भू क्षेत्र या मैदान है। कितना? 43%। जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए है? यह कृषि के लिए है। किसके लिए है? कृषि के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कृषि के लिए, यानी खेती करने के लिए। पर्वत पूरे क्षेत्र में 30% भाग पर फैले हुए हैं। जो पर्वत है 30% पर है। कितना प्रतिशत? 30% है। ये कुछ 12मासी नदियों का, अरे पर्वत क्या करता है? नदियां का निर्माण करती है। किसका निर्माण? नदियां का निर्माण करती है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश का लगभग 27%, यानी कितना? 27% जो है वह पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र, यानी पठार है। इस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। मोटा मोटी कहें तो खनिज, चाहे वह जीवाश्म ईंधन हो, चलिए ईंधन भी लिख देते हैं, खनिज और ईंधन पाए जाते हैं। संचित कोष हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अगले जो पॉइंट बचा हुआ है आपका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेकर आते हैं। तब तक जय हिंद। चलिए तब तक आप लोग इस चैप्टर, इतने सारे पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई डाउट है, समझने में कोई अगर प्रॉब्लम होता होगा तो आप मैं कमेंट बताइए, मैं पुनः उसे समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।